नमस्कार। देखिए, तेजी से बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की भूमिका बहुत अग्रणी है और खासकर पिछले 10 वर्षों की अगर बात की जाए, जिसका जिक्र कल प्रधानमंत्री ने भी किया, पिछले 10 वर्षों में भारत ने न सिर्फ आर्थिक तरक्की की है बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान, भारत का कद, भारत का रुतबा, भारत की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति बढ़ी है। इससे शायद हर कोई इत्तेफाक रखेगा। और इसी का जिक्र करते हुए कल प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया के विकसित राष्ट्र भारत के साथ डील करने को आतुर हैं। कोट अनकोट ये प्रधानमंत्री के शब्द थे। आज दुनिया के बड़े से बड़े विकसित राष्ट्र भारत के साथ डील करने को आतुर हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया का ग्रोथ इंजन बन चुका है, मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। लेकिन एक नसीहत उन्होंने विपक्ष को भी दी कल। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष जो है विरोध की टूलकिट बनकर रह चुका है, सिर्फ विरोध के नाम पर विरोध होता है। उन्होंने कई उदाहरणों का भी जिक्र किया। लेकिन भारत के इस बढ़ते हुए कदम, या जिसे कहते हैं भारत भाग्य विधाता, किसे नहीं भाता, हम इसी पर बात करेंगे। मैं चाहूंगा एक बार फिर से अपने हाथों को आप कष्ट दीजिए। मुमताज पटेल हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मुमताज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और फराज किदवई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। फराज भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं शहजाद आप ही से शुरू कर रहा हूं, क्योंकि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक विरोध के नाम पर, यह भी क्या विरोध के नाम पर विरोध है, क्योंकि इजराइल जाने के 2 दिन बाद ही हमला कर दिया इजराइल ने। मैं तो उससे शुरू करना चाह रहा हूं। और इसी को लेकर सुबह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले हो रहे हैं। यही कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल गए, युद्ध नहीं रुकवाया, बल्कि आपने साइड ले ली और इजराइल और यूएस ने मिलकर अब ईरान पर हमला कर दिया। यह आप लोगों की नीति है। शहजाद पूनावाला। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज 18 का और अमन जी आपका। और देखिए, मैं एक एनालिसिस करना चाहूंगा और गुड स्पिरिट में ही लेंगे मेरे दोनों साथी। मैं कांग्रेस छोड़ चुका हूं, मैं बीजेपी में हूं। मन से भी छोड़ दिया? हाँ, मन से भी छोड़ दिया। अच्छा। कुछ लोग कांग्रेस छोड़ने की फिराक में हैं और कुछ लोग है तो समाजवादी में पर कांग्रेस ज्वाइन करने की फिराक में है। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, समझदार को इशारा काफी है। डिबेट में देखना आधे घंटे बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि कुछ लोग छोड़ने की फिराक में, कुछ ज्वाइन करने की फिराक में। अगर आपका इशारा यहाँ कहीं है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में मैं कह रही हूँ। देखिए, मेरे तीर अक्सर ऐसे होते हैं, मैं तीर पे नाम नहीं लिखता हूँ पर ब्रह्मोस की तरह वो सटीकता से अपना डेस्टिनेशन ढूंढ लेते हैं। चलिए देखते हैं। ठीक है, बताइए। ऐसा है, विरोध की टूलकिट और विरोध के नाम पर विरोध मैं कैसे? इसको विपक्ष का काम है वही सवाल उठाना। देखिए, मैं इसको टूल किट नहीं कहता हूं, मैं इसको कहता हूं कि ये बन चुके हैं फूल किट। अब जब से मैं भारत मंडपम आया हूं ना, ये आप वो सोचोगे चादर लेकर आया हूं। अरे पता नहीं कोई कब कांग्रेसी शर्ट निकाल कर बैठ जाए। यहाँ पे तो दोनों सभ्य लोग हैं तो ऐसा नहीं होगा, परंतु कौन सा कांग्रेसी कब शर्ट निकाल के बैठ जाए तो मैं लेकर घूमता हूं कि उसको कवर अप कर दूं। क्योंकि देखिए, नग्नता विचारों की है। जब भारत का एआई समिट होता है तो आप विरोध करते हैं और वो टेस्टलेस, क्लासलेस, कैरेक्टरलेस, पॉइंटलेस, नेशनलेस, इमोशनलेस प्रोटेस्ट होता है, सिर्फ शर्टलेस नहीं। जब देश की उपलब्धि है, यहां तक कि इनके एलाई पार्टनर समाजवादी पार्टी के नेता भी बोलते हैं कि इस प्रकार का नंग प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था। अभी बहुत जल्द कांग्रेस एलाईलेस भी होने वाली है। कांग्रेस के नेताओं ने भी बोला गलत है। बहुत जल्द कांग्रेस लीडरलेस भी होने वाली है, डायरेक्शनलेस तो है ही। जब भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ 8% होती है तो राहुल जी बोलते हैं इकोनॉमी डेड है। जब भारत यूपीआई में एक सफलता हासिल करता है तो लश्कर राहुल बोलते हैं कि यूपीआई में कुछ रखा नहीं है, हमारे देश के लोग अनपढ़ हैं। जब भारत की आत्मनिर्भर 2 वैक्सीन बनती है, 2 बिलियन डोज हम देते हैं, मुफ्त के डोज देते हैं, हम अपने साथवें जो नेशन है उनको भी देते हैं, तो बोलते हैं इंपोर्टेंट हो जाएंगे इस बीजेपी की वैक्सीन से। वैज्ञानिकों पर सवाल खड़े कर देते हैं। तो मैं कहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर तक को ये नहीं छोड़ते कि कांग्रेस के नेता बोलते हैं ऑपरेशन सिंदूर में हम हार गए, 1 दिन में हमने सरेंडर कर दिया, भारत की सेना की आवश्यकता नहीं। तो जब भारत की उपलब्धि होती है तो कुछ लोग सुपारी लेते हुए मोदी विरोध में, देश विरोध में उतर आते हैं। इससे समस्या है, सवालों से समस्या नहीं है। अखिलेश जी ने कितने सवाल उठाए हम पे, हमको समस्या नहीं है। अखिलेश जी ने भी बोला कि जगह ठीक नहीं थी। शहजाद, आप क्या चाहते हैं? विपक्ष सवाल ही ना उठाए आपसे? सवाल मोदी शर्ट पहनकर उठाया है। शर्ट नहीं उठाया। हम चाहते हैं कि सारे सवाल उठाए, जैसे कि आप मुझे छोड़ दीजिए, अब मुझे छोड़ दूंगा। शहजाद पूनावाला बायस्ड है, बीजेपी चला गया है। आप उनसे पूछे जो बीजेपी नहीं आए हैं, उनसे पूछे कि अखिलेश जी ने बोला
कि विदेशी लोगों के सामने जब $200 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जब बड़े बड़े नेता देश की प्रशंसा उसका कर रहे जिक्र हैं, कल प्रधानमंत्री ने उनको भी नहीं किया बोलना चाहिए था। कि यहाँ पर बब्बर शेरों को जूते पड़े थे, यही यही समिट में ही ये यहाँ के बब्बर आम लोगों शेर- ने। ये बब्बर शेर नहीं, ये नेशनल शेम है। और ये नेशनल शेम है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है। सीनियर नेता है कांग्रेस पार्टी की, जिनसे इनका अच्छा संपर्क है, हमारी बहन का, मार्गरेट आल्वा ने बोला कि इस प्रकार का प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए था। अब मुझे मैं बताइए कह रहा कि हूं, मैं- कांग्रेस के नेता और अखिलेश यादव जी कॉम्प्रोमाइज है मैं क्या? इंसिडेंट स्पेसिफिक सवाल नहीं पूछता, मैं आज जो ब्रॉडर पिक्चर पर बात करूंगा। मुमताज, जो प्रधानमंत्री ने कहा, क्या विपक्ष सिर्फ विरोध के नाम पर विरोध कर रहा है? बतौर सामाजिक कार्यकर्ता आपको क्या लगता है कि विरोध की टूलकिट बनकर रह गया है? ऑल्टरनेटिव विजन ऑपोजिशन नहीं दे पा रहा है देश को, ऑल्टरनेटिव विजन, आपके थॉट्स मुमताज जी। आज हम राइजिंग भारत के समिट में, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम आप सबको। थैंक यू अमन जी, एंड थैंक यू शहजाद, जो इंट्रोडक्शन आपको नहीं देना था वो आपने दिया, और फराज भाई। देखिए, राइजिंग भारत ये है थीम इस समिट का, और कल प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने बात करी, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि राइजिंग भारत की बात करते करते कांग्रेस पार्टी या विपक्ष इतना महत्वपूर्ण कहाँ से हो गया कि आपको फिर यहाँ आकर भी कांग्रेस बैशिंग करनी पड़ी? आज मैंने सोचा था कि इस मंच पे हम सब एक पेज पे होंगे, क्योंकि हम इंडिया की बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं, भारत की 140 करोड़ जनता की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगा था कि यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं होगा, मुझे लगा था कि यहाँ पे नो बैशिंग, ना ही मैं बीजेपी को गिराने की कोशिश करूंगी, ना ही शहजाद भाई कांग्रेस को गिराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इट इज नॉट अबाउट कांग्रेस और बीजेपी, इट इज अबाउट इंडिया, राइट? ठीक। तो आपने जो सवाल पूछा, मैं एज अ सोशल वर्कर, एक्टिविस्ट, मैं सोचती हूं जनता के हित में। और ये जो डिस्कोर्स अभी चलता है, चाहे प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं, चाहे विपक्ष की ये जो बैशिंग है, इसमें मैं यकीन नहीं रखती, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी और हमारी समस्याएं इससे बहुत ज्यादा बड़ी हैं, और मुझे लगता है कि वी हैव टू चेंज द लेवल ऑफ डिस्कोर्स। सो इस चीज पे मैं आर्ग्यूमेंट में पढ़ना ही नहीं चाहती हूँ। मैं विपक्ष से हूँ बिल्कुल, और बिल्कुल विपक्ष को पूरा हक है विरोध करने का। नहीं, मैंने भी इसलिए बोला कि मैं इंसिडेंट स्पेसिफिक नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा कि राहुल गांधी ने क्यों डेड इकोनॉमी बोला, मैं नहीं जाऊंगा कि प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज बोलने से क्या लोकतंत्र मजबूत होता, मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा कपड़े उतार कर प्रदर्शन, मैं नहीं जाऊंगा। मैं सीधा सवाल पूछूंगा, जो प्रधानमंत्री ने कहा, डू यू अग्री कि विपक्ष एक ऑल्टरनेटिव विजन देने में नाकाम है और सिर्फ विरोध के नाम पर विरोध किया जा रहा है, और वो जनता की नब्ज पकड़ने में विपक्ष नाकाम हो रहा है? इंडिया अलायंस में प्रॉब्लम क्या नजर आती है आपको? मुझे लगता है कि सरकार भी जनता की नब्ज पकड़ने में नाकाम है, मैं ये कहना चाहती हूँ। और जहां बात आपने विपक्ष की विरोध की करी, तो पूरा हक है, विरोध पक्ष का काम क्या है? विरोध करना। और जो आपने बोला लोकतंत्र की बात, बिल्कुल विरोध करना या असहमति होना कोई देशद्रोही नहीं बना देता आपको। आई थिंक इससे जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है दुनिया में, कि हम सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आई थिंक उसको मजबूत ही करता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप विरोध को रोकने की कोशिश करें, तो उससे हमारे देश की छवि दुनिया में खराब होती है, क्योंकि वी हैव टू बी अ लीडिंग एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेसी इन दिस वर्ल्ड। पीएम को कॉम्प्रोमाइज बताना सही है? डिपेंड करता है कैसे, कहां, कब, इतना ही कहूंगी मैं। नहीं, क्यों नहीं? अगर कुछ गलत हो रहा है, और आज हमने देखा है कि ट्रेड डील में कॉम्प्रोमाइज अगर हमें फील हो रहा है और हम सवाल पूछ रहे हैं, या तो आप सवाल के सीधे सीधे जवाब दे दीजिए, आपके पास डिटेल्स नहीं है, आप सवाल के सीधे जवाब नहीं देते, आप हमला वापस विपक्ष पे करते हैं। विपक्ष का काम है कि आप सीधे सवाल पूछे, आप जवाब दे दीजिए। अगर आपके जवाब से जनता संतुष्ट है तो जारी रखिए सरकार। इसका जवाब दे दीजिए। एक तो ये बड़ी, फिर मैं आपके पास आपकी इजाजत से, ये बड़ी शिकायत है, सवाल पूछने वाले को देशद्रोही की कैटेगरी में आप एंटी नेशनल बना देते हैं। मोदी का विरोध देश विरोध हो गया। कोई ट्रेड डील पर सवाल पूछ रहा है तो ये तो देशद्रोही है, किसी ने आकर शर्ट उतार कर प्रदर्शन कर दिया है तो देशद्रोही है। एप्स्टीन पे सवाल पूछा तो देशद्रोही, एप्स्टीन पे सवाल पूछा तो वो भी आप देशद्रोही पर सवाल पूछा तो देशद्रोही हो गया। ऐसा है, सबसे पहले एक ही इंस्टेंस है जहां पर किसी प्रधानमंत्री की आलोचना, देश की आलोचना मानी गई, जब देवकांत बरुआ ने कहा इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। और आज तक कांग्रेस ने उस बयान का ऑफिशियल खंडन नहीं किया, क्योंकि देवकांत बरुआ उस समय पे कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उस समय पर आज नहीं है, मुमताज जी, सॉरी, उस समय पर मुलायम सिंह यादव जी ने 19 मंथ्स उनको इंदिरा जी ने जेल में ठूस दिया था, क्योंकि उन्होंने सवाल पूछे। उस समय लालू जी ने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा था, क्योंकि उन्होंने सवाल पूछा था। तो मीसा कानून, जिसमें कि जुडिशरी में जाना अलाउड नहीं था, वो रखना पड़ा।
पूरे विपक्ष को जेल में डाल दिया। आज ये परिस्थिति है कि हर रोज मोदी को, अभी 2 दिन पहले मोदी जी की माताजी और पिताजी को गाली दे रहे हैं और वो खुले घूम रहे हैं। शर्ट की जहां तक बात है, ये शर्ट की नहीं, ये साजिश की बात है। और साजिश मैंने नहीं मानी है। कोर्ट ने जब रिमांड कैंसिल की और रिमांड दी और बेल कैंसिल की, तो कोर्ट ने कहा कि केवल ये इवेंट बिगाड़ने का नहीं, देश के साथ खिलवाड़ था और बेल कैंसिल की, जिसकी वजह से अखिलेश यादव जी को बोलना पड़ा। तो अखिलेश यादव जी क्या डिसेंट को कर्व करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये साइड ली क्या हमारी? नहीं, दूसरी बात, जेल में डालने वाली तो बात तो आप लोगों ने भी जेल में डाला है। विपक्ष के कितने नेता जमानत पर हैं आज? अब राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, सारे नेता जमानत पर हैं, सब पर केसेस हैं। अभी केजरीवाल वाला भी प्रकरण है, वो भी कितने दिन जेल में रहे। तो सभी नेताओं को तो जेल में आपने भी डाला। ऐसा है, सुनिए, मुझे तो समझ में नहीं आता कि अगर ये जमानत पे है, बेल में है, बेल पे है, अभी केजरीवाल जी बोल रहे देखे मुझे क्लीन चिट मिल गई। अब मुमताज जी से पूछिए, शराब घोटाले की पहली शिकायत कांग्रेस ने की थी। कांग्रेस के, अच्छा दूसरी बात, मेरी बहन भरूच से आती है। ऑफिशियली जब गुजरात में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी एक साथ होना चाहते थे, दिल्ली में हो गए थे 24 में, तो मेरी बहन ने इसका विरोध किया कि ये भ्रष्टाचारी, महात्मा गांधी विरोधी, शराब घोटालेबाज, शीश महल बनाने वाले, 4 लाख का कमोड बनाने वाले, इनको मैं भरूच में घुसने नहीं दूंगी। कैंपेन नहीं किया बहन ने। अब बताओ, मैं उनके खिलाफ आज भी कांग्रेस केजरीवाल के साथ नहीं है। हाँ? आज भी कांग्रेस का जो अब स्टैंड यही है, आपने बोला, वो तो पहले बीजेपी की बी टीम है। अब लास्ट बात बोल हाँ, देता हूं। प्लीज, फिर फराज मैं भाई। जब सुबह उठता हूं और मैं स्टेटमेंट देखता हूं एक एक की, तो केजरीवाल जी मना रहे हैं उत्सव कि भाई मुझे देखे जश्न मना रहे, हमको क्लीन चिट मिल गई। अब मैंने इनकी साइड का स्टेटमेंट देखा पवन खेड़ा जी का, वो तो कुछ और कह रहे हैं कि नहला धुला के आगे कर दिया। और इनकी साइड का स्टेटमेंट देखा तो बोल रहे कि ये देखो ये वेंडेटा Misuse of पॉलिटिक्स था। agencies, yes. तो इंडी अलायंस में कोई मिशन विशन नहीं है, केवल कंफ्यूजन, डिवीजन, कमीशन, करप्शन, यही एक साथ है। क्योंकि इनसे पूछे कि ये पवन खेड़ा जी की बातों से एग्री करते हैं और इनसे पूछे कि ये अखिलेश जी की बातों से एग्री करते हैं, तो एक मत नहीं हो पाएंगे। कमजोर तो देश के लिए क्या विजन देंगे? फराज भाई, मैं सीधा सा सवाल पूछता हूं। ऐसा नहीं है मोदी को घेरने के लिए मुद्दे नहीं है भाई। एप्स्टीन फाइल का मुद्दा आप लोगों ने उठाया। जब जब कोई मुद्दा बड़ा होने लगता है, राहुल गांधी प्लेटर में सजाकर उस एक तो मुद्दा दे देते हैं बीजेपी को और उसको पंचर कर देते हैं। जब बात होनी चाहिए भाई ट्रेड डील की, वहां पर बात होती है शर्टलेस प्रोटेस्ट की। जब बात होनी चाहिए एप्स्टीन की, तब बात होती है डेड इकोनॉमी की। कमजोर कड़ी आपके गठबंधन की, क्या मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, कांग्रेस है, राहुल गांधी है, समाजवादी पार्टी से और आप लोगों ने भी विरोध किया था उस शर्टलेस प्रोटेस्ट का। फराज किद भाई, मैं आपका, अमन जी, ये क्वेश्चन डग बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन हमारे छोटे भाई शहजाद पूनावाला जी ने क्योंकि शुरुआत की कि मुमताज को कांग्रेस छुड़वा दी और मुझे समाजवादी पार्टी छुड़वा दी, लेकिन अगर इनको मस्जिद में बैठ करके कसम खिलवा दीजिएगा तो ये रिग्रेट कर रहे होंगे कि इन्होंने बीजेपी क्यों ज्वाइन कर ली। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि इनको मस्जिद में बैठ के कसम खानी होगी। वेरी गुड। दूसरा यह है कि इनको बड़ा अफसोस होता है कि बीजेपी में रह के इनके मंत्री कहते हैं कि शहजाद पूनावाला हरा सांप हैं। तो ये सब चीजें जो हैं इनको बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं हर्ट करती हैं। इनके एक मंत्री हैं ना, नितेश राणे, उन्होंने कहा था शहजाद भाई कि इस देश का मुसलमान जो है वो हरा सांप होते हैं, यानी मैं भी हरा सांप, आप भी हरा सांप, मुमताज भी हरा सांप। खैर आगे बढ़ते हैं। अमन जी प्लीज। मैन्युफैक्चरिंग की बात हुई शुरुआत में, मैं तो सिर्फ 2 चीजें, क्योंकि मुझे पता है टाइम बहुत कम है और यहां पर काफी नौजवान लोग बैठे हुए हैं। एक बब्बर शेर आया था दहाड़ता हुआ जब आदरणीय मोदी जी आए थे और उन्होंने कहा था, क्योंकि देखिए हमारे देश के वो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी पूरी रिस्पेक्ट है, इसीलिए मैं उनके नाम के आगे हमेशा आदरणीय लगाता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है इन द जीडीपी इट वुड बी 25%, दैट वाज द टारगेट। और आज मैन्युफैक्चरिंग का जो हाल है वो ये है कि यूपीए के टाइम पे भी, बच्चों चेक करना आप लोग, कि यूपीए के टाइम जो कंट्रीब्यूशन था उससे भी कम हो गया है। दूसरी बात, शहजाद भाई ने अभी कहा क्या, कुछ फुल किट अराउंड 12%, 13% होगा अराउंड मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में जो स्टेक, जो मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने कहा फुल किट। सबसे बड़ी फुल किट जो आज की तारीख में चल रही है वो भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं। मैं इसको प्रूव करने जा रहा हूं। यहां पर जितने नौजवान बैठे हुए हैं उनके लिए एक इंटर्नशिप स्कीम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की थी और कहा था कि हम 5 साल में 1 करोड़ बच्चों को इंटर्नशिप कराएंगे। कहा था कि नहीं कहा था, ये मैं तो बोल नहीं रहा हूं। उस 1 करोड़ इंटर्नशिप के अगेंस्ट हर साल 20 लाख होने वाली थी।
20 लाख के अगेंस्ट 10,000 बच्चों की इंटर्नशिप हुई है और 96 बच्चों की नौकरी मिली है। तो शहजाद भाई, फूल किट कौन चला रहा है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं, हम चला रहे हैं। आगे आते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 में आए थे सरकार में, मैं 2 करोड़ नौकरी, 4 करोड़ नौकरी, इन सब किसी चीज की भी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बार बार प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? देखिए, राइजिंग भारत जो हमारा आज पंच लाइन है, राइजिंग भारत में किसान भी आते हैं, राइजिंग भारत में वुमेन भी आती है, राइजिंग भारत में मजदूर भी आते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। मैं उन डिटेल्स में बिल्कुल नहीं जा रहा हूं, आप लोग जाकर के चेक करिएगा कि जिस रेट से हमारी कंट्री ग्रो कर रही है, अराउंड 8%, हमारा एग्रीकल्चर ग्रो कर रहा है 3.5% से, एंड 45% ऑफ द पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। मैं गारंटी लेता हूं, विद दिस पेस इन द एग्रीकल्चर 2047 का 2147 तक हम नहीं बन पाएंगे इकोनॉमी, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की जो बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। ठीक है, सुपर पावर। मेरा सवाल, आपने बोला था आप डक नहीं करेंगे, लेकिन आप डक कर गए सर। मेरा सवाल, ये सारे मुद्दों की हवा कौन निकाल रहा है? आपके गठबंधन में कोई आपी का नेता है? क्या कमजोर कड़ी कौन है आपके? खुल के बोले दे रहा हूं, मैं खुल के बोले जा रहा हूं। देखिए, मुद्दे नहीं बन पाते हैं। अमन जी ने अभी एक चीज बोली, अमन जी ने अभी एक चीज बोली कि मॉडल क्या है। मॉडल तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 2012 और 17 के बीच में दे दिया इस देश को। और उन्होंने क्या मॉडल दिया? आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो डेवलपमेंट किए वो आंकड़ों से भी दिखते हैं और आंखों से भी दिखते हैं। उत्तर प्रदेश में आप चले जाइएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम किसके टाइम पे बना? सर, लेकिन आपके नेता तो राहुल गांधी है। नहीं, अब बात तो सुनिए भाई, मैं बोल रहा हूं इंडिया। गांधी है, आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूं। फराज भाई सुनिए ना, मेरा सवाल का मर्म ये है, आप ठीक कह रहे हैं, परफॉर्मेंस वाइज, मेरिट वाइज, उस हिसाब से देखा जाए, और जिन्होंने परफॉर्म करके दिखाया वो अखिलेश यादव है। लेकिन आपके नेता कौन है? विपक्ष के नेता राहुल गांधी, इंडिया लाइन। विपक्ष के नेता राहुल गांधी है, जनता के नेता अखिलेश यादव जी। तो क्या राहुल गांधी से बड़े नेता है अखिलेश यादव? मेरे लिए बड़े हैं। क्या राहुल गांधी से बड़े नेता? मेरे लिए बड़े हैं। राहुल गांधी से बड़े एज अ वर्कर ऑफ समाजवादी पार्टी, ऑनरेबल अखिलेश यादव इज द टॉलेस्ट लीडर इन द कंट्री। फॉर एलओपी? सॉरी, आपने सुन लिया सवाल? नहीं, अब उनके नंबर ज्यादा हैं जी, वहां उनके नंबर ज्यादा हैं। राहुल फिट फॉर एलओपी? 100% ही इज फिट, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक। लेकिन इंडिया अलायंस को मैं ये मानता हूं। देखिए, अखिलेश जी का एक बड़ा बहुत ही अच्छा एक स्टेटमेंट मैं बताता हूं। जब 2024 के बाद जो स्टेट्स में इलेक्शंस हुए थे उसमें हार हुई थी, तो बस 20 सेकंड अखिलेश जी ने कहा था उसमें, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, कि हमको अपनी हार से बहुत कुछ सीखना चाहिए। ठीक, ये अखिलेश जी ने कहा था। तो मुझे लगता है अगर इंडिया अलायंस का नेतृत्व, उसकी लीडरशिप आदरणीय अखिलेश यादव जी को मिल जाएगी तो 2029 में आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश के भावी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इंडिया अलायंस का नेतृत्व अखिलेश यादव को मिलना चाहिए, ये दावा आज जो है संभवतः पहली बार किया गया। मतलब राहुल गांधी से नहीं हो पा रहा। ये मेरी ख्वाहिश है, नहीं मेरी विश है एज अ वर्कर ऑफ समाजवादी प्रवक्ता है ना समाजवादी पार्टी के प्रभु, तो समाजवादी पार्टी का पक्ष हुआ ना। राहुल गांधी से नहीं हो पा रहा, आप कह रहे हैं अखिलेश। मैं ये नहीं कह रहा हूँ राहुल गांधी से नहीं हो पा रहा। राहुल गांधी में क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया अलायंस मैं ये नहीं कह रहा हूँ को सौंप दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ राहुल गांधी से। पहले एक बार मुमताज, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। मुमताज जी, कमजोर मतलब मैं कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है कि हमें कहा गया था माय विजन ऑफ इंडिया, राइजिंग भारत पे बात करेंगे। टॉपिक तो इन्होंने भी डॉज किया, क्योंकि सवाल ये पूछा कि सरकार क्यों नहीं जवाब देती, तो इंदिरा गांधी पे पहुंच गए। ठीक है, उनसे पूछा गया तो इंडिया अलायंस पे आपने पहुंचा दिया। आज मैं यहां पूछना चाहूंगी कि आपका और हमारा क्या, आपको और मेरी लाइफ में, अगर आज मैं पॉलिटिक्स से हट जाऊं एज अ नॉर्मल सिटीजन, आपके और हमारी लाइफ में क्या फर्क पड़ रहा है कि इंडिया अलायंस का लीडर कौन है, मोदी जी ने इजराइल में जाके क्या किया, आज आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ रहा है? माय विजन फॉर इंडिया अगर आप सुनना चाहेंगे please. तो मैं शहजाद जी के बाद बोलूंगी, पहले उनका शिफ्ट सुन लूं मैं, उसके बाद जरूर बोलना चाहूंगी, क्योंकि दिस इज व्हाट इट इज अबाउट। एक मैं जरूर शहजाद, हाँ, ये इजराइल वाला क्या जिक्र है? ये इजराइल वाला जिक्र ये है कि आज हम हमारे और आपके बारे में बात नहीं करते, सोचते नहीं है, बस टॉपिक शिफ्ट एंड डाइवर्ट कर रहे हैं। इस वक्त भी हमें कहा गया कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ विजन फॉर इंडिया। व्हाई आर वी डिस्कसिंग India alliance and the problems within and trying to put each other down?
दिस इज अबाउट ऑल ऑफ अस। ये हमारे बारे में है, ये इंडिया के बारे में, ये हर नागरिक के बारे में है। किसी एक के हाथ में इंडिया, हिंदुस्तान के भविष्य की कलम नहीं हो सकती। ये 140 करोड़ जनता के हाथ में हिंदुस्तान का भविष्य होना चाहिए, चाहे सरकार आज भाजपा की हो, चाहे सरकार कल कांग्रेस की आए। हमें एक ऐसा हिंदुस्तान चाहिए जहां पे नफरत की राजनीति के बजाय आप शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार की बात करें, जहां पे धर्म की राजनीति की जगह आप विकास की राजनीति करें, जहां पे अगर मंदिर में घंटी बजे या मस्जिद में अजान हो तो किसी को डर नहीं लगना चाहिए, जहां पे प्यार और मोहब्बत होना चाहिए, नफरत नहीं होना चाहिए, जहां पे महिला सुरक्षित होनी चाहिए, छोटे बच्चे को सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, जहां पे बेरोजगार को नौकरी मिलनी चाहिए, जहां पे किसी के घर में ऐसा ना हो कि चूल्हा ना जले, जहां पे अच्छी सड़कें हो, जहां पे अच्छी फैसिलिटीज मिले, जहां पे हर एक नागरिक खुश हो। दिस इज द इंडिया दैट वी वांट। जो सरकार ये ला सकती है वो सरकार हमें चाहिए। हमें इस डिबेट में नहीं पड़ना। और वो आपको अभी नहीं नजर आता। 30 सेकंड। हमें ये नजर आएगा जब यहां पे ये सब फालतू डिबेट करना बंद करें, सुनना बंद करें और अपनी हक की आवाज उठाएं और लड़ाई करें। मैम देखिए, नहीं। एक तो ये नहीं, आपने ठीक कहा, मगर अमन जी अभी आने दीजिए, क्योंकि फिर समय क्या है, समय खत्म हो जाता हाँ, है। बोलिए, चलिए, बोलिए, सर। अमन जी, नफरत की बात नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी बोलते हैं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा नाच गाना। एक बार पाक हज के बारे में बोलकर दिखाए। राहुल गांधी के साथी प्रियंक खड़गे बोलते हैं हिंदू धर्म मलेरिया और एड्स की तरह है। एक बार किसी और मजहब के बारे में बताए। यहां पर आकर कहना नफरत की राजनीति नहीं होनी चाहिए, अच्छी बात है, पर अपने नेता की जुबान पर लगाम लगाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यहां पर आकर ज्ञान देने से पहले प्लीज हाँ, एक सुनिए। 50 वर्ष तक मैं गरीबी हटा दूंगा ये परिवार नारा देता रहा। आज नरेंद्र मोदी के आने के बाद 25 करोड़ लोग गरीबी से हटे। इन्होंने नारा दिया, बीच में नहीं, देखिए आप बीच में नहीं, बीच में कोई नहीं बोलेगा। इनके 50 वर्ष में 2 लाख घर गरीबों के नहीं बने। आज 10 वर्षों में 4 करोड़ गरीबों के आवास बने। इनके 50 वर्ष में 20% लोगों के पास ना हेल्थ की कवरेज थी, ना टॉयलेट की कवरेज थी, ना टैप वाटर की कवरेज थी। आज 100% टॉयलेट की कवरेज है, जिसमें कि मोहम्मद को भी मिलता है, मुमताज को भी मिलता है, मोहित को भी मिलता है, शिल्पा को भी मिलता है। आज 80% वाटर की कवरेज टैप वाटर से आती है। आज जिस प्रकार से 50 करोड़ लोगों के पास आयुष्मान भारत का हेल्थ कवर आता है, आज पर कैपिटा इनकम दुगनी होती है। आपने अर्थव्यवस्था छोड़ी 5% के जीडीपी ग्रोथ रेट पे, आज 8% की जीडीपी ग्रोथ रेट है। आपने इन्फ्लेशन छोड़ा 12% पे, आज 2.5% पर इन्फ्लेशन रेट है। आपने 11वें स्थान पर इकोनॉमी को छोड़ा, आज 4थे स्थान पर इकोनॉमी है। आपने मैन्युफैक्चरिंग को 16% ऑफ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी छोड़ा, आज हमने उसको 4 ट्रिलियन डॉलर की, ऑलमोस्ट 450 बिलियन टू 500 बिलियन डॉलर की मैन्युफैक्चरिंग है। आपके समय पर 2 मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, आज 200 मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। आज एप्पल का, सैमसंग का, गूगल पिक्सल का फोन हमारे देश में बनता है। आपने कट्टे बनवाए, हमने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनवाया। आपने जिस प्रकार से मुख्तार अंसारी जैसे क्रिमिनल्स की पैरवी की, हमने उनको मिट्टी में मिलाकर उनकी संपत्ति गरीबों में बांटी। जिस प्रकार से आज मैन्युफैक्चरिंग इतना बड़ा है कि डिफेंस एक्सपोर्ट्स 23,000 करोड़ हुए हैं, और टॉय का एक्सपोर्ट, छोटी मोटी चीज की बात करता हूं, टॉय का एक्सपोर्ट जो 70% चाइना से आता था, आज 230% टॉयज के भारत से एक्सपोर्ट होते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, इसकी बात राहुल गांधी करते हैं क्या? और आखिरी बात, देखिए 10 सेकंड, मुझे भी अपनी बात रखने दीजिए, क्योंकि लंबा बोले दोनों बोले ना, दोनों मिलाकर बोले। सांस ले 10 लीजिए सेकंड, आप। हाँ नहीं, ब्रेथलेस तो होंगे। मैं तो कहता हूं बाकी सब मस्जिद में बैठकर, मंदिर में बैठना छोड़ दीजिए। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण पर्व होता है लोकतंत्र का चुनाव का, और चुनाव के पर्व में 3 बार लोकसभा के चुनाव, उत्तर प्रदेश के चुनाव 2 बार, उत्तराखंड के चुनाव बैक टू बैक, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, ओडिशा, हर जगह चुनाव में कांग्रेस को रिजेक्ट करके अगर भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल रहा है तो देश की जनता बिना इसको मापे कर रही है। आप बताइए, देश में जनादेश सर्वोपरि है। अगर इनमें इतनी प्रॉब्लम होती, नफरत की राजनीति, ये वो, तो फिर जनता बार बार क्यों चुनती? हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की जमानत जब्त हुई थी
तो फिर जनादेश उनके खिलाफ था, उनकी जमानत जब्त हुई थी। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए, इलेक्शन को जीत हार से आप इसको नहीं देख सकते। अभी हमारे शहजाद भाई ने बड़ी बड़ी बातें की। फिर कैसे ले सकते हैं? मैं जानना चाहूंगा। मतलब नहीं, क्या जनादेश का सम्मान है। लोकतंत्र में जनादेश सरकार बनाना, चुनाव जनादेश जीत का कराना, इन सबके हाथ में जनादेश का सम्मान है। 2024 में उत्तर प्रदेश में जनता ने जनादेश दिया और हमको जिताया। तो वोट इसका चोरी नहीं हुई? सुनिए, अरे सर, वोट चोरी हुई? सुनिए सर, अरे सर बात वोट चोरी हुई? नहीं, अगर वोट चोरी ना हुई होती तो हम 70 सीटें जीतते। आगे बढ़े, 37 आगे बढ़े। आप 37 हम 70 जीतते। हम 37 जीते आप, हम लगभग 70 आधी जीते। सीटें जीते। हम वो- 70 वो- जीते। वो भी वोट चोरी थी हम मतलब। 70 जीतते। दूसरी बात, अभी इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही जो कि जरूरी है जाना। प्लीज। इन्होंने अभी कहा 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया। गरीबी रेखा, ये मेरे भाई हैं, छोटे भाई हैं। मैं इनको किसी भी तरह से वो नहीं करना चाहता हूं। इनसे डेफिनेशन पूछ लीजिए कि 25,000 करोड़ को निकालने वाली क्या है। 25 करोड़, 25 करोड़। मैं सुनिए, चुप रहिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर इनको पता होगी तो ये बताएंगे नहीं, क्योंकि जो यूएनडीपी का जो क्राइटेरिया है और हमारा क्राइटेरिया है वो बिल्कुल अलग है। ये फ्रॉड करते हैं जो 25 करोड़ लोग की बात करते हैं। अगर आप कहिएगा तो मैं प्रूफ कर दूंगा अभी, मैं प्रूफ कर दूंगा अभी। तो ये फ्रॉड करोड़ लोग नहीं निकले, नहीं निकले। क्या पैमाना, मैं क्या बताता हूं परिभाषा आपको। है? ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को लेते हैं, जिसको कि इनपुट बेस पे लिया जाता है। मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी बच्चे का, किसी भी 18 साल से ऊपर आदमी का अगर बैंक अकाउंट सरकार ने खुलवा दिया और उसमें जीरो बैलेंस भी चल रहा है तो ही इज आउट फ्रॉम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। जाकर के चेक कर लीजिएगा, जाकर के चेक कर लीजिएगा कि अगर उज्ज्वला योजना से किसी एक महिला को एक सिलेंडर मिला, वो भरवा पाए ना भरवा पाए, इसको ये मानते हैं कि आउट ऑफ पॉवर्टी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं, झूठ बोलते हैं। फिर conclude मैं comment ज्यादा आपको बड़ी मिलता है। बात नहीं 30 करूंगा। सेकंड है, मैं please। तो इनका छोटा भाई हूं, तो छोटे भाई की हैसियत से बड़े भाई को बड़े आदर से पूछना चाहूंगा। आपके अर्थशास्त्री के जमाने में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 5%, इन्फ्लेशन 12%। बता देता हूं, सुनिए ना, बता देता हूं। सुनिए ना, एक करके प्लीज। घर में टॉयलेट नहीं, घर में मुफ्त अनाज नहीं, घर पक्का नहीं, घर में पानी नहीं, पर उस समय पर वो गरीबी के बाहर थे। और आज मोदी ने सब कुछ दिया तो गरीबी में आ गया। मैं केवल एक आंकड़ा पूछना चाहता हूं, 400 स्टार्टअप थे इस देश में युवाओं के, आज 1.5 लाख स्टार्टअप है, जिसमें से 25 से 30 $1 बिलियन के स्टार्टअप बन के यूनिकॉर्न बने। आप अपने जमाने के स्टार्टअप गिना दीजिए। चलिए ठीक है, 20 सेकंड। आप मेरे को कंक्लूडिंग कमेंट दे रहे हैं। मुमताज जी, हाउ यू सी मोदी एज लीडर? मुझे तो इतना पता How है you कि see अभी Modi as leader? नहीं, मुझे इतना पता है कि अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में 35 लोग गंदे पानी की वजह से मर गए। उसका जवाब कौन देगा? आज आपने नफरत की भोपाल बात गैस करी। ट्रेजेडी याद है मैंने- आपको? हम नहीं, याद है हम ना? इतिहास में एक क्यों सेकंड, जी रहे हैं? इतिहास आज किसको आप बताया, वो सारी आज आप चीजें छोड़ मुझे देते या पूरे विपक्ष को आप हर चीज में इतिहास से तो घेर इंदिरा नहीं गांधी सकते। और राहुल गांधी की बात, राहुल गांधी इंदिरा जी को क्यों बार बार इन्वोक करते हैं? राहुल गांधी तो उनके ही परिवार की खा रहे हैं तो कि नेहरू ने ये किया, इंदिरा ने ये किया, मेरी सरकार ने ये आपकी किया। पार्टी शहजाद बोलने महात्मा देते हैं, गांधी एक जी एक के करके असैसिनेशन के लिए जिम्मेदारी लेती है क्या? बताइए, तो महात्मा अभी गांधी वही के तो बोल रही हूँ। असैसिनेशन पे बीजेपी जिसका जन्म 1980 में हुआ वो लेकिन जिम्मेदार आपकी है। अब गजब बात है। नहीं, तो वही पूछ रही हूँ ना। तो हम इतिहास में क्यों जी रहे? मुझे आज पता है, आपने पर ये बोला राहुल मैंने- गांधी- मुझे वाइंड अप मैंने- करना है प्लीज। 40 सेकंड मुमताज जी। जी बिल्कुल। आपका थॉट, मैं सवाल पूछ रहा हूं मैंने आपसे। अभी मैं जो- ये नहीं पूछ रहा हूं आपसे कि राहुल गांधी, मैं पूछ रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के बढ़ते कदम, आपका एनालिसिस मोदी एज लीडर ऑफ इंडिया। बिल्कुल। अभी जितने भी हमें आंकड़े बताए शहजाद भाई ने, वो सब पेपर पे बहुत अच्छे लगते हैं, पर मुझे आज अभी भी ये पता है कि हमारे पास साफ पीने को पानी नहीं है, हमारे युवाओं के पास नौकरी नहीं है, हमारे बच्चों के पास अच्छे स्कूल नहीं है, मिड डे मील सही नहीं मिल रहे हैं, हमें आज सही इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है, हमें बेसिक सुविधा अस्पतालों में नहीं मिल रही है। ये सब जब तक ठीक नहीं होगा, चाहे जो हो, मोदी जी हो, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये सब जब तक नहीं बदलेगा, हमारा देश नहीं बदलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यही मेरे ख्याल से सशक्त लोकतंत्र है कि विपक्ष भी उतना ही सशक्त एक है। शेर पढ़ दूं? हाँ प्लीज पढ़ दीजिए, चलिए जाते जाते। इन्होंने Concluding। जो सारे आंकड़े रखे, एक अदम गोंडवी का बहुत अच्छी 2 लाइनें उन्होंने कही हैं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। दावा की अच्छा, एक बात बताओ मजेदार। आप शेर पढ़ दीजिए ना फिर। शेर और ये मुशायरा नहीं है, पर शेर पढ़ते रहे, परंतु जो शेर पढ़ने के लिए उन्होंने फटाफट इंटरनेट पे सर्च मारा, वो इंटरनेट स्पीड और डेटा की कमी, कॉस्ट की, वो मोदी जी ने की। तो आपको शेर मुबारक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फराज भाई आपका, शहजाद भाई आपका और मुमताज जी आपका। अच्छा, कोई बहुत बहुत पर्सनल धन्यवाद। कमेंट हुआ है बहुत तो बहुत मैं धन्यवाद। दोनों से माफी चलिए, मांगता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।